स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्लासिकल डांस फॉर्म, और ये टॉपिक मैंने तुम लोगों को फर्स्ट डे ही क्लियर करवा दिया था। भारत के अंदर कुल शास्त्रीय नृत्य कितने बताए थे मैंने? टोटल 8। और उन 8 क्लासिकल डांस को याद करने का लॉजिक भी बताया था मैंने तुम लोगों को। अब देखो, ये 8 क्लासिकल डांस तो वो है जहाँ से रैंडमली कभी भी किसी भी शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन तुम लोगों से पूछे जा सकते हैं। इन्हीं 8 क्लासिकल डांस के बाद में इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट अपने पास 28, और इन 28 स्टेट के अलग अलग फोक डांस कंसिडर किए गए हैं। फोक डांस और क्लासिकल डांस के बीच में डिफरेंस बताया था क्या मैंने? कि फोक डांस और क्लासिकल डांस के फॉर्म के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस क्या रहने वाला है? अगर अपन बात करते हैं तो एक ऐसा डांस फॉर्म जिसमें पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो पर्टिकुलर किसी गॉड या गॉडेस को डेडिकेट किए गए हैं और बहुत पुराने समय से चलते आ रहे हैं, उसको बोला जाता है क्या? क्लासिकल डांस। और एक ऐसा डांस जो सिर्फ और सिर्फ लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए परफॉर्म करते हैं, उसको बोला जाता है क्या? फोक डांस। अब लोग हैं वो अपनी खुशी का इजहार अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। फार्मर क्लास के जो लोग हैं वो अगर उनकी फसल अच्छी हो जाती है, अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है, तो बताओ अपने खेतों के अंदर ही झूमने लगते हैं क्या? अगर तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तुम्हारी नौकरी लग जाती है, तो तुम लोग घर पे क्या रोते रोते थोड़ी जाओगे कि पापा मेरी तो पता ही नहीं नौकरी कैसी लग गई, मुझे तो खुद को ही उम्मीद नहीं थी कि मैं कैसे पास हो गया। कहीं ना कहीं खुशी तुम लोग सेलिब्रेट करोगे, और अपने घर में जाने से पहले पड़ोसियों के घर में जाके ढोल बजाओगे तुम लोग कि लो तुम्हारी अगरबत्ती जो तुम लोग लगाते थे 2, आज वो योजना भी तुम्हारी गलत साबित हो गई और हमारी तो क्या लग गई? नौकरी। तो लोग अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जो नृत्य करते हैं उनको बोला जाता है क्या? लोक नृत्य। और लोक नृत्य हैं वो भारत के अलग अलग राज्यों में किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो तुम लोग, फोक डांस ऑफ इंडिया। भारत के लोक नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्य तुम लोगों को पढ़ा दिए गए थे, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के लोक नृत्य, फोक डांस ऑफ इंडिया। और फोक डांस ऑफ इंडिया में स्टेट वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। किस वाइज पढ़ाऊंगा? स्टेट वाइज। देखो, अगर अपन बात करते हैं, इनके अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की दोनों ही कंसिडर कर ली जाएगी। जम्मू कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्टेट यानी राज्य। बट आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 के बाद से एक बहुत बड़ा चेंजेस इसके अंदर किया गया है, और जम्मू कश्मीर को रिसेंटली यूनियन टेरिटरी का डोमिनेंस दे दिया गया है। अभी के टाइम जम्मू कश्मीर हमारे भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश में आता है। पहले जम्मू कश्मीर है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? राज्य का। तो रिसेंटली इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टेट है वो कितने होने वाले हैं? 28 स्टेट होने वाले। इज दैट क्लियर? कोई भी बच्चा पेन पेपर नहीं चलाएगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा। और याद रखना, ये मेरा दावा है, तुम्हें बिना रटाए ये सारे के सारे नाम याद करवाऊँगा, और बड़ा मज़ा आने वाला आज के क्लास में। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बड़े ध्यान से और गौर करके मेरी बातों को तुम लोग सुनोगे। चलो, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऊपर ही ऊपर भारत के मैप में कौन सा यूनियन टेरिटरी नज़र आता है अपने को? जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखना, एक बच्चा था। क्या था? एक जो कहाँ घूमने चल गया? जम्मू कश्मीर। एक बच्चा था जो जम्मू कश्मीर घूमने गया, वहाँ चारों तरफ उसने बर्फ़ ही बर्फ़ देखी, तो उस पर कूदने लगा। क्या करने लगा? कूदने लगा। जैसे ही वो बच्चा बर्फ़ पे कूदा तो वो फिसल के गिर गया। उसके क्या लगी? चोट। और चोट लगते ही वो क्या बोला? उफ। क्या बोला? उफ। तो मुझे बताओ, एक बच्चा था जो सबसे पहले कहाँ गया था? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चारों तरफ क्या देखी उसने? बर्फ़ के ऊपर बच्चे ने क्या किया? कूदा। कूदने से चोट लगी, और चोट लगते ही वो बच्चा क्या बोला? उफ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। जिसने अभी बोला है वो भी बच्चा ही है। थोड़ी तो मैच्योरिटी रखो नालायको। ऑफिसर बनने वाले हो तुम लोग, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो मुझे एक चीज़ बताओ, बर्फ़ पे चलना आसान है क्या? तो बर्फ़ पे चलने के लिए हाथों में हम लोग क्या रख लेते हैं? डंडी। क्या रख लेते हैं? डंडी। और लकड़ी या डंडी से हम लोग बर्फ़ पे चलना थोड़ा सा अपने लिए इजी वे रहता है।
और याद रखना कश्मीर के जस्ट पड़ोस के अंदर कौन सा मुल्क अपने पास, तो याद रखना कुत्ते कभी भी धूम हिलाते हिलाते कहाँ पहुँच जाएंगे, कश्मीर पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे, कश्मीर। अब मुझे बताओ क्या सारे के सारे नाम हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या? सबसे पहला लॉजिक बताया है कि कौन गया था जम्मू कश्मीर, तो बच्चे से कौन सा बनाएंगे, बच्चा नगमा। बताओ क्लियर है क्या? अब ये शब्द तुम्हें एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है कि बच्चा नगमा में रटूंगा। अब ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि जम्मू कश्मीर तो कौन गया था, और ये बच्चा दिखते ही तुम्हारे माइंड में चीज क्लिक हो जाएगी कि ये तो कहाँ का होने वाला है, जम्मू एंड कश्मीर का। तो बचाओ ये बच्चा है वो कश्मीर में जाकर क्या देखी थी इसने, और बर्फ के ऊपर फिर क्या किया, कूदने से चोट लगी, चोट लगते ही क्या बोला, उफ से कौन सा बनाएंगे, राउफ। बर्फ पे चलना मुश्किल है इसलिए हाथों में क्या लेनी पड़ेगी, और कुत्ते दुम हिलाते हिलाते कहाँ पहुंच जाएंगे, कश्मीर पहुंच जाएंगे। क्या बताओ सारे के सारे नाम क्लियर है क्या? अब आंख बंद करके भी तुम लोग जम्मू कश्मीर के फोक डांस याद कर सकते हो क्या? अब ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेगी तुम्हें। देखो मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, जितनी चीज़ सुनने में तुम्हें आसान लग रही है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ और तुम्हें चीज़ सुनने में आसान लगे, उतना आसान है नहीं इनको स्टेबिलिटी के अंदर याद रखना। कब स्टेबिलिटी आएगी, जब इनका बार बार तुम लोग क्या करोगे, रिवीजन। और रिवीजन ऐसा नहीं है कि मैं 1 घंटे लेके और जीके पढ़ रहा हूँ, घूमते फिरते कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, बैठे हो, बस नहीं आ रही, ऑटो नहीं आ रही, ऑटोमेटिक माइंड में ये चीज़ें चलनी चाहिए कि एक बच्चा था, कहाँ गया था, कश्मीर। कश्मीर में जाते ही क्या देखी, बर्फ़, बर्फ़ के ऊपर क्या किया, कूदते ही चोट लगी, और चोट लगते ही क्या बोला, बर्फ़ पे चलना मुश्किल था इसलिए हाथों में क्या ले लिया अपन ने, और कुत्ते धूम हिलाते हिलाते कहाँ पहुँच गए, कश्मीर। क्या बताओ कश्मीर वाले सारे के सारे याद है क्या, यस या नो? चलो सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं पंजाब। पंजाब का भांगड़ा तो सभी को पता ही होगा भाई, यस या नो? तो याद रखना अपन बोलते हैं कि पंजाब में जाते ही सबसे पहले जागो, क्या करो, जागो, और जागते ही गद्दे पे फिर तुम्हें धमाल मचाना है। क्या मचाना है, किस पे, गद्दे पे। याद रखना इसको गद्दा बोला है, गधा नहीं बोला है। एक बार मैं कहीं पे पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने ऐसे ही लिख रखा था कि पंजाब में जाते जागो और गधे पे धमाल मचाओ। तो याद रखना गधा नहीं करना है तुम्हें, क्या करना है, गद्दा। तो पंजाब में जाना है, पंजाब में जाते ही क्या करो, सबसे पहले जागो, और जाते ही गद्दे पे क्या मचा दो, धमाल, झूम झूम कर और घूम घूम कर। वहीं अपन बात करते हैं तो पंजाब के अंदर एक फोक डांस सभी के लिए कॉमन याद रखा होगा सब लोगों ने, कौन सा है, भांगड़ा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पंजाब में से जो इम्पोर्टेंट जो नाम है वो यही पूछा जाएगा, दोनों एक साथ पूछे जाएंगे कि भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का फोक डांस होने वाला है, पंजाब का। तो पंजाब में जाते ही सबसे पहले जागो, जाते ही गद्दे पे क्या मचाना है तुम्हें, धमाल, घूम घूम कर और झूम झूम कर। उसके बाद में पंजाब में एक सबसे फेमस कौन सा है, भांगड़ा, जो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। एक सेपरेट बचेगा अपने पास कौन सा, डफ, तो डफ वाले को हम लोग सेपरेट भी याद कर सकते हैं। तो पंजाब का सिंपल सा लॉजिक है, पंजाब में जाते ही जागो, जागते ही गद्दे पे क्या मचा दो, धमाल, घूम घूम कर और झूम झूम कर। पंजाब वालों के लिए एक ही चीज़ फेमस है, वो कौन सा है, भांगड़ा, और एक सेपरेट हम लोग पढ़ लेंगे कौन सा, डफ। क्या बताओ दोनों स्टेट के फोक डांस याद कर सकते हो क्या? अब देखो मैं तुम्हें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस बताता हूँ। अब से कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई बच्चा मेरे से ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो याद रखना इस सब्जेक्ट में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे जिस भी पेपर में तुम लोग बैठ रहे हो उस पेपर में इस सब्जेक्ट में तुम्हारे से अच्छा स्कोर और कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा पर्सनल दावा है। अभी मैंने तुम लोगों को 2 स्टेट के बताए, मुझे बताओ कितने बच्चे हैं जो कंप्लीट मुझे इन 2 स्टेट के लॉजिक बता सकते हैं या नाम बता सकते हैं जिसको अभी अभी याद हुए हैं? कॉन्फिडेंस बताओ भाई। ये है 4-5 बच्चे तो तुम में से। अब मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हें रिलेट करवाता हूँ और तुम्हें मैं 5 मिनट देता हूँ, देखे दे नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल में तुम्हें चीज़ रिलेट करवा रहा हूँ कि इन दोनों स्टेट के मुझे याद करके बता दो। क्या रटा जाएगा क्या तुम लोगों से? 5 मिनट तो तुम्हें 2 बार पढ़ने में ही निकल जाएगी इन चीज़ों को। और अभी देखना कितने आसान तरीके से मैं विद इन सेकेंडों में तुम्हें ये सारी के सारी चीज़ें याद करवाऊँगा। तो यही मेजर डिफरेंस है कि कंपटीशन को कैसे जीता जाए। हमारे जब तक तरीके अलग नहीं होंगे,
अगर सारे के सारे लोग एक ही रास्ते पे चल रहे हैं और हम भी अगर उसी रास्ते पे चल रहे हैं तो तुम्हारा हो सकता है कि पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 4th अटेम्प्ट दे रहे हैं, 5th अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनकी बराबरी तुम लोग नहीं कर पाओगे। अब याद रखना, उनसे भी अगर आगे निकलना है तो फिर कुछ इसी प्रकार से तुम्हें चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। जहाँ हर एक बच्चे को जो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है ना, वो मेरे स्टूडेंट के लिए बहुत आसान होनी चाहिए, तभी जाकर तुम लोग कंपटीशन को जीत पाओगे। ये घुसर फुसर करना बंद कर दो, उठा के बाहर भेज दूंगा मैं क्लास से। आ गई ना बात समझ में एक ही बार में? तो मुझे एक चीज़ बताओ, क्या याद करना आसान है क्या तुम्हारे लिए? जम्मू कश्मीर और पंजाब का याद हुआ है क्या दोनों को? सबसे पहले ये नाम लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग लिख लिया फोक डांस ऑफ इंडिया, सबसे पहले लिखो जम्मू एंड कश्मीर और सेकंड नंबर पे लिखो पंजाब। लिखते टाइम भी लॉजिक तुम्हारे माइंड में रिवाइज होते रहने चाहिए। आराम से बैठो, वही पाँव नीचे करके। क्लासरूम में बैठे हो तुम लोग, मंत्री वंत्री हो क्या कुछ? क्या बताओ, जम्मू कश्मीर और पंजाब के फोक डांस याद करना आसान है क्या हमारे लिए? पंजाब में जाते ही सबसे पहले जागो, जागते ही गद्दे पे क्या मचा दो? धमाल, घूम घूम कर और झूम झूम कर। पंजाब वालों के लिए एक ही फेमस बताया, कौन सा? भांगड़ा। और एक अलग से सेपरेट हम लोग पढ़ लेंगे, कौन सा? डफ। वहीं जम्मू कश्मीर का बच्चा था, बर्फ़ के ऊपर कूदा, कूदने से चोट लगते ही क्या बोला? उफ। बर्फ़ पे चलना मुश्किल था, इसलिए हाथों में क्या रख ली उसने? डंडी। और कुत्ते धूम हिलाते हिलाते कहाँ पहुँच जाते हैं? कश्मीर पहुँच जाते हैं। क्लियर है क्या दोनों के दोनों? क्या सभी ने लिख लिया क्या? बड़े आगे लिखो भाई फटाफट। नेक्स्ट लिख लेना हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट लिखो हिमाचल प्रदेश। अब तो लिखा सबने? चलो अब सबसे पहले इधर फोकस करोगे। कुछ एक नाम है जो अब तक एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से वही चीज़ें रिपीट हुई है। मैंने सारे के सारे मेंशन करवाए तुम्हें। सबसे पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनोगे। हिमाचल प्रदेश अगर तुम लोग गए होंगे या अगर तुमने देखा होगा हिमाचल प्रदेश को, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत गहरी गहरी क्या नज़र आती है हमें? घाटी। क्या नज़र आती है? देखे होंगे तुम लोग, नैना देवी अगर कोई गया होगा तो इंडिया का सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से एक ट्रैक कंसिडर होता है नैना देवी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ वन वे बना हुआ है। अगर एक 4 व्हीलर जा रही है तो सामने से कोई भी 4 व्हीलर है या कोई भी बाइक है वो क्रॉसिंग नहीं होगी, और दोनों तरफ क्या नज़र आएगी हमें? घाटियाँ नज़र आएगी। सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक में से एक है इंडिया के अंदर, कौन सा? नैना देवी का। तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारी क्या नज़र आएगी हमें? घाटी। तो यही लॉजिक हम लोग बनाएंगे, और हिमाचल प्रदेश का जब भी नाम आएगा तो दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में क्या चीज़ फेमस है? घाटी। अगर इस घाटी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो बताओ घाटी से कौन सी चीज़ बन जाएगी? बोलो यस या नो। अब ये कन्वर्जन भी तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि मैं याद रखूंगा घाटी, लेकिन दिखना क्या चाहिए मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर? नाटी। तो बताओ घाटी को किस में चेंज कर देंगे अपन? नाटी में। अब देखो, इसको नाटी नहीं पढ़कर घाटी ही क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि घाटियों में हमेशा हमें क्या मिलेंगे? दानव। क्या मिलेंगे? दानव। और दानव का ही दूसरा नाम क्या है? राक्षस है। बोलो यस या नो। तो 99.99% में अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से अगर हिमाचल प्रदेश का अगर कोई फोक डांस पूछा गया है वो एक ही पूछा गया है, कौन सा? नाटी।
फिर भी मैं तुम लोग को एडिशनल चीज़ें लिखवा रहा हूँ, याद सिर्फ और सिर्फ दो ही रखना तुम्हें, एक तो नाटी और एक दानव, जिसका दूसरा नाम ही क्या है, राक्षस। तो ये सिर्फ और सिर्फ दो नाम लिखोगे तुम लोग हिमाचल प्रदेश में। लॉजिक मैंने तुम लोग को क्लियरली बता दिया है। हिमाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलती है हमें, घाटी, और घाटी का नाम कन्वर्ट करके क्या कर देंगे, और राक्षस या दानव लोग किस में मिलेंगे अपने को, घाटियों में मिलेंगे। क्लियर है? लिखो हिमाचल प्रदेश का। सिर्फ और सिर्फ दो नाम लिखने हैं, एक नाटी और एक दानव। दानव के ब्रैकेट में लिख लेना राक्षस। क्या क्लियर है क्या सबको हिमाचल प्रदेश की? बहुत सिंपल था याद करना। चलो अब बात करते हैं, हमारा जो नेटिव स्टेट है कौन सा है, राजस्थान। और राजस्थान के फोक डांस याद करने का सबसे यूनिक और सबसे बेहतरीन तरीका बताऊंगा मैं तुम लोगों को। यस या नो? एक कहानी है, वो कहानी ही सुन लो तुम लोग। राजस्थान के अंदर देखो, राजस्थान के अंदर एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक जोक जब तक नहीं होती है तब तक मज़ा नहीं आता, वो है पति पत्नी का रिश्ता। यस या नो? देखा होगा घर घर की कहानी तुम लोगों ने। माता पिता है तो माता पिता में नोक जोक होती है, भैया भाभी है तो भैया भाभी में होती है, छोटा भाई और अगर उसकी वाइफ है तो उसमें होती है। घर में अगर कोई कजन्स में अगर विवाहित नहीं है तो हम लोग पड़ोस के घर वालों को देख लेते हैं। यस या नो? वहाँ भी नोक जोक ही चलती रहती है। बात नोक जोक की कर रहा हूँ मैं। यस या नो? तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में एक ऐसा रिश्ता है जहाँ पर नोक जोक जब तक नहीं हो तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है, और वो रिश्ता है अपने लिए पति पत्नी का रिश्ता। तो याद रखना, राजस्थान की जो महिलाएं हैं वो अपने पति को बोलती है सुनो जी सैया। क्या बोलेगी? सुनो जी सैया, मुझे कहाँ घूमना है, राजस्थान घूमना है। कहाँ घूमना है? राजस्थान। अब अगर राजस्थान की पत्नियां अगर अपने पति को बोलती है कि मुझे घूमना है, और पतिदेव अगर मना कर दे तो शाम को फिर खाना खुद ही बनाओ भाई। ऐसा ही है। तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाती है कि अगर पत्नी ने अगर घूमने के लिए बोला है तो उसको घुमाना ही घुमाना पड़ेगा। तो लॉजिक समझने की कोशिश करना। राजस्थान की महिलाएं अपने पति को क्या बोलेगी? सुनो जी सैया, मुझे कहाँ घूमना है? राजस्थान। चलो भाई, दोनों के दोनों निकल पड़े हैं कहाँ पर घूमने? राजस्थान। राजस्थान में जैसे ही घूमने निकले तो उन्होंने सबसे पहले बैल देखे। क्या देखे? और बैल कैसे रंग के थे? काले। फिर उन्होंने घोड़ी देखी। क्या देखी? घोड़ी अच्छी नहीं थी, कच्ची थी। कैसी थी? और फिर लोग देखे तो लोग कैसे नजर आए? लंगूर के जैसे नजर आए। कैसे नजर आए? अब मुझे एक चीज बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो प्रॉपर राजस्थान से हैं? और राजस्थान के लोग कैसे नजर आ रहे हैं भाई? मैंने कुछ नहीं बोला है, मैं तुम लोगों से बुलवा रहा हूँ। बताओ राजस्थान के लोग कैसे नजर आ रहे हैं? अरे बोलो भाई, कैसे नजर आ रहे हैं? हाँ, तो राजस्थान में जैसे ही घूमने गए तो बताओ बैल कैसे देखे उन्होंने? काले। घोड़ी कैसी देखी? और लोग कैसे देखे? लंगूर। अब घूमने गई है तो कम से कम चक्री तो खाएगी मेले में, और चक्री के बाद में फिर झूला भी खाएगी। और ये सब एक्टिविटी करने के बाद में उस पत्नी को इतना मजा आया कि घर पे आकर, और उसने कितनी बार ताली बजा दी? 13 बार ताली बजा दी कि सैया जी आज तो राजस्थान घूमने में मुझे मजा ही आ गया। तो बताओ राजस्थान की महिलाएं हैं वो अपने पति को क्या बोलती है? सुनो जी सैया, कहाँ घूमना है मुझे? राजस्थान। राजस्थान में घूमते ही बैल कैसे देखे? काले। घोड़ी कैसी देखी? लोग कैसे नजर आए? लंगूर के जैसे। उसके बाद में क्या खाई वो? चक्री। चक्री के बाद में झूला। और उसको इतना मजा आया कि कितनी बार ताली बजा दी उसने? 13 बार ताली बजा दी। बोलो यस या नो? अब मुझे एक चीज बताओ, राजस्थान में गर्मियों में जो गर्म और तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लू। घर वाले ये बोलते हैं कि बेटा बाहर धूप में मत निकलना वरना क्या लग जाएगी? लू। तो राजस्थान में गर्म और जो तेज हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? यही सारे के सारे फोक डांस है किसके याद करने के? राजस्थान के। सुनो जी सैया, इसको एक बार कन्वर्ट करना, यहाँ पर लिखना सुई सीनी।
कौन सा फोक डांस है? सुई सिनी। इस सुई सिनी को रिलेट करेंगे अपन सुनो जी सैया से। कहाँ घूमना है? घूमने से बनाएंगे अपन घूमर। कहाँ घूमना था? राजस्थान। उसके बाद में बैल कैसे देखे? घोड़ी कैसी देखी? और लोग कैसे देखे? उसके बाद में क्या खाई? फिर उसके बाद में क्या खाई? और उसको इतना मजा आ गया कि उसने कितनी बार ताली बजा दी? राजस्थान में गर्मियों में जो गर्म और तेज हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? अब ये तो फेस्टिवल सबको पता होगा कि राजस्थान में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और गणगौर फेस्टिवल पे महिलाएं क्या घुमाती है? घुड़ला घुमाती है। बोलो यस या नो? इसके अलावा एक फेमस फोक डांस और है राजस्थान का, तो याद करो ये नल और पानी की फैसिलिटी तो अभी आई है। अपने माता पिता के समय जो पहले हैंडपंप लगे होते थे वहाँ से पानी लेके आते थे, और फिर मम्मी बोलती थी कि बड़ा वाला घड़ा तो मैं लेके आ रही हूँ और छोटी वाली चरी तुम लेके आना। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी? चरी की। तो जो चरी नृत्य है वो भी कहाँ का है? राजस्थान का है। अब बताओ मुझे, क्या राजस्थान के फोक डांस याद हो सकते हैं क्या अपने को? और बड़े आसान तरीके से याद हो सकते हैं। और ये ऐसी लाइनें हैं, अगर कोई तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है और तुम लोग नहीं चाहते कि ये इंसान मेरे जीवन में वापस आए, तो उसके सामने ये सारी की सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दो। वार्तालाप में ये सारी की सारी लाइनें बोलो, हाय हेलो कुछ मत करो उसको। और जब भी वो तुम्हारे सामने आए तो उसको एक ही बात बोलो, राजस्थान की महिलाएं अपने पति को क्या बोलेगी? सुनो जी सैया। कहाँ घूमना है? राजस्थान। बैल कैसे देखे? घोड़ी कैसी देखी? लोग कैसे नजर आए? फिर क्या खाई? चक्री के बाद फिर इतना मजा आया कि कितनी बार ताली बजा दी? और गर्मियों में जो गर्म और तेज हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं अपन? लू। और पहले के टाइम पानी भरने के लिए किसको लेके जाना पड़ता था? छरी को। क्लियर है? लिखो राजस्थान के कंप्लीट फोक डांस। बताओ, दो और स्टेट के फोक डांस अपन ने याद कर लिए हैं क्या? अब मैं पढ़ा नहीं रहा, मैं डायरेक्ट क्या करवा रहा हूँ? याद करवा रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में क्या देखने को मिलती है हमें? घाटियाँ। और घाटियों में कौन छिपे हुए मिलेंगे अपने को? राक्षस या दानव। राजस्थान का कंप्लीट समझ में आ गया होगा लॉजिक? यस या नो? चलो बताओ, लिखा क्या? बड़े आगे अपन। हाँ, ये चरी वाला भी लिखना है। राजस्थान में जो महिलाएं पानी भरने के लिए जिस वस्तु का या जिस बर्तन का, जिस यूटेंसिल का यूज़ करती थी वो मोस्टली कौन सी थी? चरी। देखे होंगे घर के अंदर घड़े होंगे अपने, वही। चलो नेक्स्ट लिखो फिर गुजरात। और गुजरात में जाते ही एक चीज़ कॉमन पूछी जाएगी, शू करे छे? यस या नो? तो याद रखना, गुजरात के अंदर एक भाई था। मेरे साथ के साथ बोलने की कोशिश किया करो। बताओ गुजरात में कौन था? एक वो भाई सबसे पहले कहाँ पधारा? इसको ऐसे बनाओ, एक भाई था जो सबसे पहले गुजरात पधारा। कहाँ पर पधारा?
और गुजरात में उसने देखा गरबा और डांडिया। क्या देखा? लेकिन दोनों ही उसको रास नहीं आए। क्या देखा गुजरात में उसने? गरबा और डांडिया, लेकिन दोनों ही उसको रास नहीं आए। तो फिर उसने क्या बोला? हुडो हुडो। क्या बोला? हुडो हुडो। तो एक भाई था, वो सबसे पहले कहाँ पधारा है? गुजरात पधारा है। गुजरात पधारते उसने क्या देखा? गरबा और डांडिया, लेकिन दोनों ही उसको रास नहीं आए। तो फिर लास्ट में उसने क्या बोला? हुडो हुडो। यही कंप्लीट फोक डांस है किसके? गुजरात के। अब गुजरात का जो सबसे फेमस पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा गरबा और डांडिया। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ, 2022 और 23 के बाद से इस सब्जेक्ट का वेटेज हर किसी पेपर के अंदर पूछा जाने लगा है। पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं था इसका, लेकिन 2022 से अभी के टाइम जो कंपटीशन को टफ बनाया गया है, वो टफ इसीलिए बनाया गया है क्योंकि सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ा दी। मुझे बताओ पिछले साल से पहले क्या तुम्हारे सिलेबस में था क्या जीके? नहीं था। रिसेंटली ऐड हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब तुम्हारे सामने एक नया टास्क है कि मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट है। इतना वास्ट सिलेबस का, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो फिर मैं इसके अंदर स्कोर कैसे कर पाऊंगा? तो कंपटीशन ऑटोमेटिक ही क्या हो गया बच्चों के लिए? टफ। तो उसके बाद से पहले क्या होता था कि गुजरात से सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ पूछी जाती थी, गरबा और डांडिया, तो बच्चा बच्चा ही कर देता था क्योंकि सबको पता है। आजकल नए फोक डांस वो पूछने लग गया है। वो पूछ लिया जाएगा तुम लोगों से भवई, रास, हुडो, पधर। अब यहाँ से देखना, एक भाई था, भाई से क्या बनाएंगे अपन? भवई। वो कहाँ पर पधारा है? गुजरात पधारा है। गुजरात पधारते उसने क्या देखा? गरबा और, लेकिन दोनों ही उसको रास। तो फिर लास्ट में क्या बोला वो? हुडो हुडो। बोलो यस या नो? अब तो कंप्लीट चीज़ें रिलेट हो रही है। देखो शब्द नहीं रटने हैं, वहाँ तुम्हें लिखना नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पेपर के सामने लिखे हुए ऑप्शंस मिलेंगे तुम्हें। ऑप्शंस को देखते क्या माइंड के अंदर चीज़ें क्लिक हो जाएगी क्या? अब इसको भवई पढ़ो चाहे भाई पढ़ो, मतलब तो तुम लोग कनेक्ट कर पाओगे क्या? यस या नो? तो लिखो सबसे पहले गुजरात वाले फोक डांस। अंडरलाइन करना गरबा और डांडिया पे, ये दो तो मोस्ट रिपीटेड फोक डांस ऑफ गुजरात है। जैसे भांगड़ा और गिद्दा ये दो पंजाब के थे, घूमर राजस्थान का सबसे फेमस है, वैसे ही गुजरात के अंदर गरबा और डांडिया। क्या बताओ, गुजरात वाला पूरा का पूरा सेक्शन क्लियर है क्या? स्टेट का हो जाएगी चीज़ें याद? चलो फिर अपन बात करते हैं उत्तराखंड की। और उत्तराखंड के बारे में एक चीज़ याद रखना, इसको बोला जाता है लैंड ऑफ गॉड, देवों की भूमि, देवभूमि। यानी पहले के टाइम में जितने भी देवता लोग थे वो पहले कहाँ पर रहते थे? उत्तराखंड में रहते थे। तो देवताओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है किसको? उत्तराखंड को। तो याद रखना, जब भी उत्तराखंड का नाम अगर आता है तो माइंड में एक चीज़ याद रखना कि ये देवताओं की भूमि है। तो इसके अंदर दो ऐसे फेमस फोक डांस है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है। यूनेस्को एक अलग से टॉपिक में तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। यूनेस्को का अभी के लिए इतना सा मतलब समझना कि अगर कोई भी एक ऐसा कल्चरल इवेंट जो हमारे संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, हमारे देश को आइडेंटिफाई करता है, उसको यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ उसकी लिस्ट में क्या कर लेता है? वो शामिल कर लेता है। जैसे अपन बात करते हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा भारत में कौन सा? ताजमहल। तो कहीं ना कहीं ताजमहल है वो भारत को आइडेंटिफाई कर रहा है। वैसे ही भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया को आइडेंटिफाई करेगी, उसको यूनेस्को ने एक लिस्ट बना रखी है इंडिया की, उस लिस्ट में उसको क्या कर लेता है? वो शामिल कर लेता है। तो उत्तराखंड के दो ऐसे फोक डांस है जो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर शामिल है, और सिर्फ इन दो से ही तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखना, उत्तराखंड के फोक डांस को याद करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका, उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बसते हैं? राम। कौन से बसते हैं?
राम। तो उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बसेंगे? राम। छोरियों से हम लोग बनाएंगे क्या? छोलिया। और मन में कौन से भगवान बसते हैं? राम। बताओ कब शामिल किया है यूनेस्को के अंदर? 2009 में। उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बसते हैं? राम। अब याद रखना, ये दो चीज देखोगे तुम लोग, गढ़वाली और कुमायूनी, ये दो ट्राइबल भी है, दो माउंटेन रेंज भी है, दो डिस्ट्रिक्ट भी बने हुए हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड के अंदर। तो ये दो नाम और याद रखने तुम्हें, गढ़वाली और कुमायूनी। जब तुम लोग को हिमालय पढ़ा जाएगा तब हम लोग पढ़ेंगे कुमायूं हिमालय, और उसी कुमायूं हिमालय को रिलेट करेंगे हम लोग कौन सा स्टेट में? उत्तराखंड के अंदर। बाकी ये नाम तुम्हें नहीं लिखने हैं। ये नाम कुछ मिलते जुलते तुम्हें हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की दोनों की बॉर्डर शेयर होती है। कुछ चीज़ें तुम्हें यूपी में भी मिलेगी, क्योंकि यूके और यूपी दोनों की बॉर्डर भी शेयर होती है। तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही नाम तुम्हें याद रखने हैं, जिसमें से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बसेंगे? राम। इन दोनों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? 2009 में। और गढ़वाली और कुमायूनी दोनों के दोनों जिले भी है, पर्वत भी है, और ट्राइबल यानी जनजाति भी है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो ये 4 नाम लिख लो, छोलिया, रामबन, इन दोनों के आगे लिख लेना यूनेस्को वाला, और गढ़वाली और कुमायूनी। टोटल 6 स्टेट हो गए क्या अपने, या 8? 6 हो गए। बताओ क्या लॉजिक समझ में आ रहे हैं क्या तुम लोगों को? हो जाएगी चीज़ें याद? और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि बार बार कि तुम लोग भूल जाओगे, इसलिए जितना आज पढ़ाया जा रहा है उतना आज के आज ही जाके क्या करना है, तुम्हें रिवाइज करना है। क्लियर है? बताओ उत्तराखंड का कंप्लीट है। उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बसेंगे? राम। गढ़वाली और कुमायूनी। बिहार। चलो बिहार में कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग पहले ऐड करते हैं। चलो फिर अपन बात करते हैं बिहार की। अब बिहार वाला लॉजिक पहले ध्यान से सुनोगे। बिहार में एक जाट था। क्या था बिहार में? एक ही जाट, जो क्या पीता था? दारू। क्या पीता था? दारू। तो बिहार का एक जाट था जो दारू पीता था। दारू के अंदर हम लोग बात करते हैं पव्वे की। किसकी? पव्वे की। तो याद रखना, बिहार के अंदर एक जाट था जो क्या पीता था? पव्वा। और वो पव्वा पीने के बाद झिझकता झिझकता कहाँ पहुँच गया? विदेश पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? विदेश। तो याद रखना, बिहार का एक जाट था जो पव्वा पीता था और झिझकता झिझकता कहाँ पहुँच गया? वो विदेश। और वहाँ पर जाने के बाद में उसने सारी की सारी रामायण का क्या कर दिया? बखान, कि मैंने क्या पी रखा है? पव्वा। अब यहाँ से देखो तुम लोग, जटा जटिन से हम लोग बनाएंगे किसको? जाट को। ये बिहार का जो जाट था वो पव्वा, पव्वा से कौन सा बनाएंगे? पंवरिया। और उसके बाद में झिझकता झिझकता कहाँ पहुँच गया? विदेश। और विदेश में पहुंचकर पूरी चीज़ों का क्या कर दिया उसने? बखान कर दिया। बोलो यस या नो। अब ये शब्द उतने ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम लोगों को बोलता कि भाई याद कर लो जटा जटिन, बको बखेन, पंवरिया, झिझिया और विदेशिया, तो कहीं ना कहीं हमें समस्या आती हम लोग भूलते, फिर बार बार पढ़ते, फिर भूलते, और एक स्टेज ऐसी आ जाती जहाँ हम लोग इतने इरिटेट हो जाते कि हम लोग इस टॉपिक को ही क्या कर देते? छोड़ देते। नींद आ रही है क्या? खड़ा कर दूंगा मैं क्लास में, फिर नींद उड़ जाएगी तुम्हारी।
आगे होके फिर बैठो आराम से, कंफर्ट जोन में मत आओ चेयर पे। और किसी को भी आ रही है क्या नींद? तो याद रखना बिहार के अंदर क्या था, एक जाट क्या पी रखा था, पौवा, और वो झिझकता झिझकता कहाँ पहुंच गया, विदेश पहुंच गया, और वहां पर जाकर पूरी चीजों का क्या कर दिया उसने, बखान कर दिया। कंप्लीट है बिहार का। चलो वहीं अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़। अब इस छत्तीसगढ़ के अंदर अपन लॉजिक बनाएंगे 36 यानी 36 का। किसका लॉजिक बनेगा इसके अंदर? दो ही नाम इंपॉर्टेंट है इसमें और एक मेजर डिफरेंस बताऊंगा मैं, तो 3 नाम तुम्हें याद रखने हैं। देखो बचपन में हम लोग किसी भी मेले में जाते थे तो हमारे लिए खिलौने आते थे। क्या आते थे? और खिलौने तुम सब लोगों ने देखा होगा जिसमें वो चाबी घुमाई जाती थी, फिर उसको छोड़ दिया जाता था, वो कुछ दूर आगे तक चलता था। तो याद रखना अगर जब भी हम लोग किसी मेले में जा रहे हैं तो मेले में एक खिलौना लेकर आए जिसका क्या नाम था, सुआ। सुआ का मतलब समझते हो ना सब लोग, क्या बोलते हैं उसको? तोता, पैरट। पैरट को सामान्य भाषा में सुआ बोलते हैं। तो याद रखना एक खिलौना लेकर आया जिसका क्या नाम था, सुआ। और उस सुए के अंदर जो खिलौना था उसमें सेल लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? सेल। वो आते थे छोटे वाले जो हैंड वॉच के अंदर भी लगते हैं अपने। तो उस सुए वाले खिलौने में क्या लगे हुए थे? सेल। और एक बार उसको चालू कर देते थे, वो कितने घंटे तक चलता था? कितने घंटे तक चलेगा वो? 36 घंटे तक। तो 36 से हम लोग पहले तो स्टेट रिलेट करेंगे, कौन सा? छत्तीसगढ़। बताओ कौन सा खिलौना लेकर आए अपन? और उस सुए वाले खिलौने में क्या लगा हुआ था? तो वो एक बार चालू करने के बाद कितनी देर तक चलता था? 36 घंटे तक। एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस देखो, एक तो मैंने तुम्हें बताया था रा उफ, क्या बताया था? और यहां पर है राउत। क्या है? तो यही मेजर डिफरेंस है, रा उफ। तो उफ तो कब बोला था? जब चोट लगी थी। और इसी से सिमिलर अगर वर्ड आ जाए राउत, तो राउत फिर हम लोग कंसिडर कर लेंगे किसके अंदर? छत्तीसगढ़ के अंदर। बताओ क्या डिफरेंस समझ में आएगा? ये तीनों नाम लिखो किसके? छत्तीसगढ़ के। अब अगर किसी की आंखें बंद होती हुई दिखी मुझे तो मैं बाहर भेज दूंगा उसको। सेला, सुआ और राउत। पहले बिहार का लिख लो और बिहार के बाद में छत्तीसगढ़ का। दो और स्टेट के हमने कंसिडर कर लिए, टोटल हो गए अपने पास 8। तो याद रखना सुआ वाला जो खिलौना है उसमें क्या लगे होने चाहिए? और वो सेल कितने घंटे तक चलेंगे? 36। तभी तुम लोग लॉजिक बना पाओगे किसका? छत्तीसगढ़ का। रा उफ है वो तो था जम्मू एंड कश्मीर का, और राउत है वो कहाँ का हो जाएगा फिर? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है राउफ और राउत के अंदर। बड़े आगे। चलो हरियाणा। लिखो फटाफट। नेक्स्ट स्टेट लिख लो तुम लोग, हरियाणा। हरियाणा का लॉजिक सुनोगे, देखो हरियाणा वाले हैं ना, उनके कद काठी तुम लोगों ने देखे होंगे। तू भी हरियाणा से ही है क्या? उनको इतने कॉन्फिडेंस के साथ सर हिला रहा है, मैं देखा तू भी हरियाणा का ही है क्या? अगर अपन बात करते हैं तो हरियाणा वाले लोग हैं, उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी अलग से अपने को दिख जाती है। तो उसी चीज़ से मैंने लॉजिक बनाया है, उस लॉजिक को तुम लोग बड़े ध्यान से सुनोगे कि हरियाणा की छोरियाँ 6 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? सबसे पहले क्या लॉजिक बनाया अपने कि हरियाणा की जो छोरियाँ है वो कितने फीट की है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अच्छा खासा साग खाती है। साग का मतलब समझ गए? सब्जी। तो इसको याद रखना है तुम्हें साग से। तो याद रखना हरियाणा की छोरियों की हाइट कितने फीट की? क्योंकि वो क्या खाती है? साग।
फिर एक महीना आता है अपने पास जिसको अपन बोलते हैं फाग का महीना आता है, और उस फाग के महीने में वही छोरियाँ झूम झूम के, कूद कूद के और धमाल मचाती है। क्या मचाती है? झूम झूम कर, घूम घूम कर, और क्या मचाएगी? धमाल। अब तुमने ये लॉजिक और कहीं पे भी पढ़ा होगा, झूम झूम कर, घूम घूम कर और धमाल मचाना। बताओ क्या पंजाब में पढ़ा था क्या? तो पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर क्या सिमिलर है क्या अपने पास? तो कुछ उस बॉर्डर के पास में कुछ एक ऐसे अपने पास ज़िले हैं जो हरियाणा में भी है और पंजाब में भी, और उन दोनों के अंदर वो सेम फेस्टिवल, सेम फोक डांस, सेम अपने पास जो म्यूज़िक है वो क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉर्डर शेयरिंग वाले स्टेट हैं उनमें कॉमन अपने को मिलने वाली है। लेकिन एग्ज़ाम में जब भी तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो दोनों में से कोई ना कोई एक ही स्टेट तुम लोगों से पूछा जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान। देखो हरियाणा और राजस्थान की भी तो बॉर्डर शेयर होती है। राजस्थान में मैंने तुम लोगों को एक नृत्य बताया था, लूर। कौन सा बताया था? तो ये तो अपन ने सेट कर लिया था, राजस्थान में गर्म हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं? लू। बट याद रखना ये जो लूर है ये मेनली किसका फोक डांस है? हरियाणा का। किसका है? एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें राजस्थान स्टेट ऑप्शन में ही नहीं दे रखा था। अब बच्चों के सामने कंफ्यूजन हो गया कि सर लू तो राजस्थान में चलती है लेकिन राजस्थान तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो याद रखना हरियाणा सबसे मेन जो फोक डांस है वो कहाँ का होने वाला है? ये लूर है वो कहाँ का होने वाला है? हरियाणा का। हरियाणा ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? राजस्थान ऑप्शन में नहीं है तो क्या करेंगे? दोनों ही ऑप्शन में है तो ऑप्शन इस हिसाब से बनाया जाएगा कि ऑप्शन ए और बी बोथ, कि ऑप्शन ए भी आएगा और ऑप्शन बी भी आएगा। आ गई बात समझ में? तो हरियाणा की जो छोरिया है वो कितनी फिट की है? क्यों? क्योंकि वो क्या खाती है? और फिर वो घूम घूम कर, झूम झूम कर क्या मचाती है? धमाल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। अंडरलाइन कर रहा हूँ, हरियाणा की छोरिया कितने फिट की है? क्या खाती है वो? कौन सा महीना था जहाँ पर घूम घूम कर और झूम झूम कर वो क्या मचाती थी? और लूर राजस्थान का भी है लेकिन मेन किसका होने वाला है? हरियाणा का। डफ अपन ने पंजाब में भी देखा था और डफ कहाँ पर देख रहे हैं अपन? हरियाणा में भी देख रहे हैं। लिखो इसको सबसे पहले हरियाणा वाले को। बताओ लिखा क्या? हरियाणा कंप्लीट है क्या सबका? अब अगला जो अपने पास स्टेट है इसका तो लॉजिक ही मैंने बताया था, क्या? नाटक। तो इस पूरे के पूरे स्टेट में अपने को क्या करना है? नाटक करना है। और नाटक जहाँ कहीं पे भी आ गया तो स्टेट कौन सा बना देंगे अपन? कर्नाटक। यस या नो? तो सबसे पहले तो इस स्टेट का लॉजिक ही तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि स्टेट के अंदर ही कौन सी चीज़ छुपी हुई है? नाटक। तो याद रखना कर्नाटक में दो बच्चे थे, एक का नाम धोलू था और एक का नाम पूजा था। क्या नाम था? धोलू और एक पूजा। उन दोनों ने नाटक करना स्टार्ट किया। क्या करना स्टार्ट किया? एक तुमने देखा होगा बीड़ी का बंडल होता है, यस या नो? और इन्होंने सोचा कि बीड़ी का बंडल तो सब रखते हैं, मैं तो कौन सा बंडल रखूंगा? नाग। नाग का मतलब समझते हो? सांप। महीना चल रहा है अभी उसी का ही, बच के रहना। तो याद रखना कर्नाटक के अंदर कितने बच्चे थे? दो। एक का नाम धोलू, दूसरे का नाम पूजा। और उन दोनों ने क्या करना स्टार्ट किया?
नाटक। सब लोग बीड़ी का बंडल रखते हैं, लेकिन ये किसका बंडल रख रहे हैं? नाग का बंडल रख रहे हैं। और नाग रखने वाले मुझे बताओ क्या वीर लोग होते हैं क्या? यस या नो? कमजोर लोग क्या कभी नाग के पास जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। इतनी बात समझ में आती है क्या? और सबसे इंपॉर्टेंट एक नाम तुम लोग याद कर लो, हो सकता है अगर किस्मत तुम्हारी अच्छी होगी तो कर्नाटक में से एक ही नाम पूछा गया अब तक सबसे ज्यादा बार, वो है यक्षगान। कौन सा? ये तो तुम्हारे माइंड में छपा ही छपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइंड में ये चीज तो तुम्हें छपी छपी होनी चाहिए। अब देखो हम लोग लॉजिक बना रहे थे कि धोलू और पूजा थी, उन्होंने नाटक किया और अपने पास क्या रख रहे थे? वो नाग। और किसकी आराधना कर रहे थे? वो भूतों की। बताओ, लोग भगवान की आराधना कर रहे हैं, लेकिन ये किसका नाटक कर रहे हैं? भूतों की आराधना करने का। क्या सारे के सारे नाम है वो तुम लोग रिलेट कर पा रहे हो क्या? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोलू से कौन सा बनाया अपन ने? पूजा से कौन सा बंडल रखते थे वो? और फिर नाग रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? वीर। किसकी आराधना कर रहे थे? और यक्षगान मैंने तुम लोगों को सेपरेटली बताया कि पूरे कर्नाटक में अगर सबसे पहले कोई नाम तुम्हें याद रखना है तो कौन सा रखना है? यक्षगान। यक्षगान है वो डायरेक्टली तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि यक्षगान कौन से राज्य का लोक नृत्य होता है? कर्नाटका का। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे स्टेट का लॉजिक ही क्या है? नाटक करना। और नाटक के अंदर क्या क्या किया? लोग बीड़ी का बंडल रखते हैं, ये लोग किसका बंडल रख रहे थे? नाग का। लोग भगवान की पूजा आराधना कर रहे हैं, ये किसकी आराधना कर रहे हैं? भूतों की आराधना कर रहे हैं। नाग रखने वाले लोग अपने आप में क्या कहलाते हैं? वीर कहलाते हैं। क्लियर है? कितने लोग बताए थे कर्नाटका में? 2, धोलू और पूजा। कंप्लीट है? लिख लो कर्नाटका का। टोटल 10 हो गए क्या अब? तो कर्नाटक शब्द के अंदर ही लॉजिक अपने को कंसिडर करना है, कौन सा? नाटक। और नाटक 2 ही लोगों ने करा है, धोलू और पूजा ने। लिखो चलो कर्नाटक वाला। लिख लिया क्या? क्या याद हो जाएगा क्या कर्नाटक वाला? उत्तराखंड की छोरियों के मन में कौन से प्रभु बस रहे थे? राजस्थान की महिलाएं अपने पति को क्या बोलती थी? सुनो जी, कहाँ घूमना था? हिमाचल प्रदेश में क्या फेमस है? घाटी। और घाटी से फिर क्या बनाए थे अपन ने? नाटी। सुआ जो खिलौना है उसमें क्या लगा होता है? सेल। कितने घंटे तक चल रहा था? 36। बच्चा कहाँ चला गया था घूमने? जम्मू कश्मीर। अब ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है। फिर आगे वाला स्टेट अपने पास केरल। केरल के अंदर कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। मैंने जब तुम लोगों को शास्त्रीय नृत्य पढ़ाया था तब एक चीज़ बोली थी। देखो एक चीज़ पहले लिखना बंद करो रे, एक चीज़ पहले ध्यान से सुनोगे तुम लोग। जब भी क्लासिकल डांस फॉर्म अगर जो भी स्टेट आएगा तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये रहेगी कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा तुम्हारे लिए? क्लासिकल डांस से। फोक डांस से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? क्लासिकल डांस को। तभी तो क्लासिकल डांस सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 8। तो याद रखना केरल एकमात्र ऐसा स्टेट बताया था जहाँ से कितने क्लासिकल डांस लिए थे अपन ने? 2। और केरल वालों के सबके लॉजिक मैंने तुम्हें एक ही चीज़ बताया था कि लास्ट वाले शब्द में या तो कली होना चाहिए या अट्टम होना चाहिए। अब लिखेगा कोई भी नहीं, इधर फोकस करते हुए चलोगे तुम लोग। बताओ क्या यहाँ पर कली आ रही है क्या? क्या कली है क्या? ये कली, ये अट्टम, ये अट्टम जैसा, ये कली जैसा, ये अट्टम जैसा, ये कली जैसा और ये कलारी पेट्टू।
तो सिर्फ और सिर्फ हमें शब्द रटने की जरूरत नहीं है, हमें तो जो शब्द लिखे हुए हैं ना उनमें से लॉजिक पकड़ना है कि कैसे इन नाम को, अब मैं तुम्हें यकीन नहीं मानोगे तुम लोग, अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि ये तुम लोग याद करो रे रटो, कम से कम तुम्हें 3 से 4 मिनट लगेंगे। कितने? फिर भी कोई श्योरिटी नहीं है कि पूरे के पूरे तुम लोग याद कर पाओगे। और एक छोटा सा लॉजिक, जहाँ चीज़ इतनी आसान हो गई कि घबराना तुम्हें नहीं है, घबराना उस एग्जामिनर को है कि वो कौन सा नाम देगा, इसमें से जो भी नाम देगा उसी नाम को पकड़कर हम लोग क्या लॉजिक बना देंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ इतना आसान लॉजिक है कि लास्ट का शब्द क्या दिखना चाहिए, कली या फिर अट्टम। अब यहाँ पर मैंने तुम्हें मोहिनी अट्टम के बारे में बताया था और अपन ने कथकली के बारे में बताया था। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने पास कलारीपयट्टू। कौन सा? कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। कौन सा आर्ट डांस फॉर्म है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि केरल का मार्शल आर्ट डांस फॉर्म कौन सा है? कलारीपयट्टू। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 नाम लिख लो तुम लोग, कथकली, मोहिनी अट्टम और कलारीपयट्टू। बाकी लॉजिक तो तुम लोगों को पता ही है, केरल का लॉजिक एक ही है, कौन सा? कली और अट्टम। अब इससे आसान तरीका और कोई भी नहीं हो सकता, वरना केरला तमिलनाडु के नाम एक बार में तुम लोगों से ठीक से पढ़े नहीं जाएंगे, याद करना तो बहुत दूर की बात है। लिख लो चलो केरल वाले में 3। कथकली, मोहिनी अट्टम और कौन सा लिखोगे? कलारीपयट्टू। और कलारीपयट्टू के ब्रैकेट के अंदर लिख लेना मार्शल आर्ट डांस फॉर्म ऑफ केरला। फिर अपन चलते हैं, भारत के बिल्कुल मध्य में एक प्रदेश बना हुआ है जिसका नाम ही क्या निकाल दिया था? मध्य प्रदेश। तो शायद आज पता चला होगा कि मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश क्यों रखा गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश कंसिडर किया जाता है सेंटर स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के बीचों बीच मध्य में एक प्रदेश बना हुआ है जिसका नाम ही क्या निकाल दिया गया? मध्य प्रदेश। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है इसके फोक डांस को याद करने का, बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे। मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है? लहंगा। क्या पहनेगी? लहंगा। तो याद रखना, एमपी की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती है? लहंगा। और सर के ऊपर क्या रखेगी? मटकी। क्या रखेगी? मटकी। तो याद रखना, एमपी की महिलाएं लहंगा पहनेगी, सर के ऊपर रखेगी मटकी और जवार के खेत में भागेगी। किसके खेत में भागेगी? जवार के खेत के अंदर भागेगी। यस या नो? अब यहाँ से हम लोग फोक डांस रिलेट करेंगे। देखो, इस एमपी की जो महिलाएं हैं वो सबसे पहले क्या पहनेगी? लहंगा। लहंगा पहनने के बाद सर पे क्या रखेगी? उसके बाद में कौन से खेत में भागेगी? जवार के खेत में भागेगी। क्यों? क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। क्या है? उनके कर्म ही ऐसे। राजस्थान में एक फोक डांस बताया था, बताओ कितनी बार ताली बजाई थी? और एमपी में है 13। बस यही इंपॉर्टेंस है वो राजस्थान में आएगा। तो याद रखना, जब भी 13 ताली को पढ़ो ना तो 2 नाम एक साथ होने चाहिए, 13 है ताली और 13 ताली। 13 ताली जहाँ जाएगा वो एमपी, और 13 है ताली जहाँ पर आएगा वो कहाँ पर आ जाएगा? राजस्थान। 13 से भी तुम लोग याद कर सकते हो कि राजस्थान की महिला ने कितनी बार ताली बजा दी थी? 13 बार ताली बजा दी थी। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर 13 ताली दे देगा और पहले नंबर पे ऑप्शन दे देगा कौन सा? राजस्थान। और तुम लोग एग्जाम में रहोगे 5G की स्पीड में, 13 ताली तुम्हें फिर उस टाइम 13 ताली दिखेगा कि हाँ 13 ताली राजस्थान। हो सर, बहुत आसान पेपर आया था, एक तो वही दे दिया था 13 ताली जो राजस्थान का था। बाद में फिर आंसर क्या आती है, रिजल्ट आता है, तब पता चलता है कि ये तो कौन सा दे रखा था अपने को? 13 ताली। ये गलतियाँ करवाता है एग्जामिनर, क्वेश्चन आसान देगा लेकिन लॉजिकल पेपर बनाएगा, लॉजिकल ऑप्शन बनाएगा। बताओ क्लियर है क्या एमपी वाला? तो एमपी की महिलाएं क्या पहन रही थी? फिर सर के ऊपर क्या रख रही थी? और फिर कौन से खेत में भाग रही थी? जवार के खेत, क्योंकि उनके कर्म ही ऐसे हैं। ये जो सुआ है, इस सुआ को मत लिखना यहाँ पर।
सुआ एमपी के अंदर भी सेलिब्रेट किया जाता है बट मेनली हम लोग इसको पढ़ रहे हैं कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो लिख लो कंप्लीट एमपी वाले। जाट कहाँ का था, बिहार का। लिखो भाई। बिहार के अंदर एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, पता है क्या, छठ पूजा। जैसे हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं वैसे वो लोग कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छठ पूजा वाले दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, बताओ। सूर्य देवता की पूजा की जाती है और कम से कम 10 से 11 दिन तक ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस फेस्टिवल के बारे में तो सब लोगों को पता होता है, एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ गेम खेलेगा, उसको पता है अगर मैं छठ पूजा दे दिया तो हर एक बच्चा इजीली कर देगा। वो तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा, तुम लोगों से एक फेस्टिवल और सेलिब्रेट किया जाता है, बिहुला। कौन सा फेस्टिवल, बिहुला। और इसको याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, दुनिया का सबसे आसान तरीका, शायद तुम लोग मरते दम तक नहीं भूलोगे। याद रखना, अपने घर वाले अपने को एक ही ऑप्शन देते हैं कि बेटा पढ़ लिख के नौकरी लग जा, तब तो तेरे अनुसार बहू आएगी, वरना तो फिर बहू कहाँ से लानी पड़ेगी। आ रही क्या बात समझ में। तो बहू कहाँ से लानी पड़ेगी, बिहार से। और बहू से फिर कौन सा फोक डांस बना देंगे अपन, बिहुला। ये फेस्टिवल है और उस फेस्टिवल पे अलग से डांस किया जाता है, इसीलिए इसको फोक डांस में भी कंसिडर किया गया और फेस्टिवल में। तुम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो फेस्टिवल से रिलेटेड पूछा जाएगा कि बिहुला त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो जहाँ कहीं पे भी बिहुला दिख जाए वो दिखनी चाहिए तुम्हें बहू। अब एक तो बहू मैं तुम्हें असम की बताऊंगा और एक बहू कहाँ की बताइए, बिहार की बताइए। बताओ एमपी वाला लिखा क्या कंप्लीट। चलो फिर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अच्छा खासा स्टेट है जहाँ पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर है वो एक समान ही देखने को मिलता है, क्योंकि मैरीन ड्राइव है, समुद्र कोस्टल अपने पास बाउंड्री बनाता है महाराष्ट्र, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर है वो एक समान ही देखने को मिलता है। चलो लिखना बंद करो, सबसे पहले कहानी सुनोगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो क्या फूकती है, गांजा। क्या फूकेगी और क्या पिएगी, पौवा। क्या पिएगी, पौवा। तो याद रखना, महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो गांजा फूकती है और पौवा पीती है। उसके बाद खेतों में जाती है वो लावणी करने। कहाँ जाती है, खेतों में। क्या करने जाएगी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो गांजा पी हुई है, जो पौवा पी हुई है, और अगर उसको खेतों में भेज दिए लावणी करने, तो वो काम कम करेगी और तमाशे ज़्यादा करेगी। यस या नो। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट अपने पास फोक डांस है, किसके, महाराष्ट्र के। अब देखो यहाँ से हम लोग लॉजिक बनाएंगे। बताओ महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो क्या फूकती है और क्या पीती है। उसके बाद में कहाँ पे जाती है, खेतों में। क्या करने, काम कम करेगी और तमाशे। अब वो लोग तमाशे अगर करती है तो जो ओनर है खेत वाले का, वो उनको, उन महिलाओं की जो दशा है वो उनसे देखी नहीं जाती। अब महिलाओं को पता है, फिर भी उनको कोई भी लाज शर्म नहीं आती कि भाई मेरे को तो गांजा फूकना है तो फूकूंगी, पौवा पीना है तो पीऊंगी, और मुझे इसमें कोई भी लाज शर्म नहीं आने वाली है। तो लाज शर्म से हम लोग बनाएंगे कौन सा, लेजी। और इन सभी में से दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दो याद रख लो या इतने सारे याद रख लो, बात बराबर है। एक तो लावणी और एक तमाशा। कौन सा बताया है, लावणी और तमाशा। लावणी द मोस्ट इम्पोर्टेंट फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्रन कल्चर को पूरा का पूरा आइडेंटिफाई करता है कौन सा फोक डांस, लावणी। तो याद रखना, महाराष्ट्र की महिलाएं सबसे पहले क्या फूकेगी, फिर क्या पिएगी, और उसके बाद खेतों में क्या करने जाएगी, लावणी करने जा रही है। तो लावणी कम करेगी और तमाशा ज़्यादा करेगी, क्योंकि उनके
और ये जो सब चीज़ें हैं वो उनकी दशा देखी नहीं जाती, और इतना करने के बाद में भी उनको कोई भी लाज शर्म है वो नहीं आती है। लिख लो कंप्लीट महाराष्ट्र वाले। तो याद रखना, महाराष्ट्र की जो महिलाएं हैं वो क्या करेगी, गांजा फूकेगी, पौवा पिएगी, और खेतों में क्या करने जाएगी, लावणी। लावणी करने तो लावणी जाती है, लेकिन करके क्या आती है, तमाशा। सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट दो ही है, लावणी और तमाशा। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं ओडिशा, और ओडिशा का एक क्लासिकल डांस फॉर्म बताया था मैंने, कौन सा, ओडिसी। कौन सा बताया था, ओडिसी। तो जहाँ पर जिस स्टेट के अंदर क्लासिकल डांस फॉर्म आ रहा है उस स्टेट से सबसे पहले प्रायोरिटी पे कौन सा पूछा जाएगा, क्लासिकल डांस फॉर्म। अब उसके बाद में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, दैट इज छऊ। इस पूरे के पूरे वर्ड पे फोकस करना। छऊ है ये सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है। कौन सा है, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल का मतलब होता है जो ना तो पूरा ये क्लासिकल डांस हो ना पूरा फोक डांस हो, उसको बोला जाता है सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म। बहुत बार तुम लोगों को ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा कि भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं, और वो 90 शास्त्रीय नृत्य के रूप में किसको मान लिया जाता है, छऊ को। बट याद रखना एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होने वाला है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 8। और छऊ है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है, कौन सा है, सेमी क्लासिकल है, यानी अर्ध शास्त्रीय नृत्य के अंदर आता है कौन सा, छऊ। तो इसको तो तुम लोग सेपरेटली याद रखोगे कि छऊ है वो सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म है, और कहाँ का है, ओडिशा का। अब दो जो नाम हैं जो रिसेंटली पिछले 2 साल में जब भी ओडिशा का अगर कोई फोक डांस पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि याद रखना नई नई दाल खाने तुम लोग कहाँ पहुँच जाओगे, ओडिशा पहुँच जाओगे। क्या लॉजिक बताया है, नई नई दाल खाने कहाँ पहुँच जाना है, ओडिशा। तो नुआखाई और दलखाई ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, ओडिशा। लास्ट 2 ईयर में जब भी ओडिशा का किसी भी एग्जाम में फोक डांस पूछा जा रहा है वो कौन सा पूछा जा रहा है, नुआखाई और दलखाई। यस या नो। और एक तीसरा क्या लिखना है तुम्हें, छऊ। छऊ के ब्रैकेट में लिख लेना, छऊ इज कंसिडर्ड एज ए सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म। लिख लो कंप्लीट। 3 नाम लिखने हैं, एक छऊ, एक नुआखाई और एक दलखाई। हाँ 3। टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है हमारे ह्यूमन बॉडी में, कंफर्म 200 चाहिए क्या, और चाइल्ड में कितनी होती है, एग्जैक्ट 300 होती है क्या, टू 270 से लेके और 350 के बीच होती है। अच्छा एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए अगर किसी को पता हो तो अभी आंसर देना, वरना नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब आंसर पूछूंगा। जब भी छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा, उसके हाथ में कंगन या मोली है वो बांधी जाती है, आखिरकार क्यों? कि जो कंगन तुमने देखा होगा जब भी छोटे बच्चे का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको दोनों हाथों में पहनने के लिए, और जो अपनी एंकल है पाँव के अंदर वहाँ उनको छोटे छोटे कंगन पहना दिए जाते हैं। मौली जब भी बांधी जाती है तो इसी जगह बांधी जाती है, ऐसा क्यों? 2 क्वेश्चन और दूंगा, चलो मेडिकल स्टूडेंट हो ना तुम लोग।
थोड़ा इसको साइंस से भी रिलेट कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है कि जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम लोग तिलक लगा के आते हैं। ये तिलक हमेशा यहाँ पे क्यों लगाया जाता है? कभी पुजारी को तुमने बोला है पुजारी जी मेरे यहाँ पे तिलक लगा दो? कि तिलक महिलाएं शादी के बाद में बिंदी यहीं पे क्यों लगाती है? भाई कंसंट्रेट बढ़ता है अपने पति के प्रति। तो फिर शास्त्र में लिखा है, शास्त्रों में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, फिर तुम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को क्यों मानते हो? भाई चलो एक लास्ट क्वेश्चन और पूछता हूँ, मंदिरों में घंटी क्यों लगाई जाती है? नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो मतलब ये तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये चीज़ तो फिक्स है कि तुम लोग खुद नेगेटिव हो, इसलिए इस वजह से तुम लोग मंदिर जाते हो और भगवान को जाके अरदास करते हो कि भगवान मेरी नेगेटिविटी दूर करो। अब मुझे ऑनेस्टली, आवाज़ नहीं, ऑनेस्टली उस बच्चे से मैं पूछना चाहूँगा, कभी भी अगर तुम मंदिर गए हो तो कभी भगवान से ऐसी अरदास करे हो क्या, भगवान मेरी नेगेटिविटी दूर कर देना, मैं आपके यहाँ पे आ गया हूँ? लेकिन तुम्हारा आंसर तो यही है कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। अब कभी भी अगर मंदिर जाओ, गलती से अगर पुजारी जी अगर तुम्हारे तिलक लगा रहे हो तो उस पुजारी जी से ही पूछ लेना कि पुजारी जी 2 मिनट का समय दो मुझे, और मुझे ये बताओ कि ये तिलक यहीं पे क्यों लगाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में सबके आंसर बताऊंगा, मैं तुम्हें विद प्रूफ बताऊंगा। लेकिन ये लॉजिकल चीज़ है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड बनाता है साइंस और मेडिकल साइंस में। यस या नो? दोनों तरफ से ये चीज़ें वर्क करती है। मेडिकल स्टूडेंट हो इसलिए थोड़े बहुत टास्क दिए हैं मैंने, पूछना एक बार घर पे, और इन सब चीज़ों के आंसर मुझे बताना जब भी नेक्स्ट क्लास हो, याद दिलाना कि सर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे हमें, फिर इनके आंसर बताऊंगा मैं तुम लोगों को। फिलहाल चलते अपन नाचने पे। चलो फिर अपन बात करते हैं आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश ऐसा स्टेट था जहाँ पर क्लासिकल डांस फॉर्म कंसिडर हो रहा था क्या? यस या नो? और वो क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सा था? कुचिपुड़ी। और इसका बहुत शानदार लॉजिक बताया था कि अंधा व्यक्ति क्या कभी देख पाएगा क्या कि पूड़ी कच्ची है या पकी हुई है? तो पूड़ी कच्ची है यानी कुचिपुड़ी है, वो कहाँ का होने वाला है? आंध्र प्रदेश का। बस यही पूछा जाएगा यहाँ से, इसके अलावा फोक डांस में नहीं पूछा जाएगा। फोक डांस है लेकिन याद तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है? आंध्र प्रदेश के अंदर कुचिपुड़ी, जो तुम लोगों को क्लासिकल डांस फॉर्म के अंदर मैंने लिखवा दिया है। क्लियर है आंध्र प्रदेश का? चलो फिर अपन बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म बताया था भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम का भी लॉजिक बताया था मैंने। भरत का आखिरी शब्द कौन सा था? तय। और तय से फिर कौन सा स्टेट रिलेट कर लिया था अपन ने? तमिलनाडु। इसमें 2 फोक डांस और लिखोगे तुम लोग, थोलू बोमलता और बोनालू। ये तेलंगाना में भी किया जाता है और तमिलनाडु के अंदर भी किया जाता है। तीनों नाम लिख लो तमिलनाडु के। तमिलनाडु में फेमस एक ही है, कौन सा? भरतनाट्यम। कौन से भगवान को डेडिकेट किया गया था? लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया था। उनका जो नटराज जो मुद्रा है नृत्य के अंदर, वो कौन से क्लासिकल डांस में किया था उन्होंने? भरतनाट्यम में। भय का मतलब बताया था भाव, रे का मतलब रस और तय का मतलब ताल। एक ऐसा रिदम जिसमें भाव भी हो, रस भी हो और ताल भी हो, उसी को बोला गया है क्या? भरतनाट्यम। लिखो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में लिखोगे यूपी, उत्तर प्रदेश, लिख लिया तमिलनाडु? चलो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लॉजिक है यूपी का भी। याद रखना, यूपी के फोक डांस को याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में कजरी नाम की महिला थी। किस नाम की महिला थी? कजरी। और वो कजरी है वो रासलीला करती थी। क्या करती थी?
रासलीला। रासलीला का मतलब जानते हो? नृत्य जिसको अपन बोलते हैं, वो रासलीला नहीं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है। अगर अपन बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक महिला थी जिसका क्या नाम था? कजरी। और कजरी क्या करती थी? रासलीला। तो एक बार रासलीला में उस कजरी ने इतनी जोरदार नौटंकी करी, इतनी जोरदार नौटंकी करी कि लोगों ने चप्पल और जूते फेंक फेंक के मारे। क्या क्या फेंक के मारे? चप्पल और जूते फेंक फेंक के मारे। ये सारे के सारे फोक डांस है किसके? यूपी के। आओ रिलेट करते हैं अपन यूपी वाले फोक डांस। बताओ यूपी में किस नाम की महिला थी? क्या करती थी? तो एक दिन उस रासलीला में इतनी जोरदार नौटंकी करी कि लोगों ने क्या क्या फेंक के मारे? चप्पल और जूता। ये सारे के सारे फोक डांस किसके हो जाएंगे? यूपी वाले के हो जाएंगे। लिख लो यूपी वाले के फोक डांस। एक चीज और बोलना चाहूंगा, ऑन कैमरा है, पूरे भारत में घूम जाना तुम लोग, पूरे भारत में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। इससे बेहतरीन लॉजिक इस पूरे के पूरे टॉपिक के अगर तुम्हें कहीं पे भी मिल जाए ना तो मुझे आके बता देना। सिर्फ और सिर्फ खुद की बनाए हुए लॉजिक से ये, और इससे आसान लॉजिक भी नहीं मिलेंगे। लॉजिक मिलेंगे तुम्हें बहुत सारे, लेकिन बहुत इररिलेवेंट से लॉजिक मिलेंगे। इतने आसान तरीके से शब्दों के साथ अगर तुम लोग खेल पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे तुम्हें ये चीज़ मिल रही है। पूरे भारत के लिए बोला है मैंने, भारत बहुत बड़ा है तुम्हें पता हो तो, और एजुकेशन सिस्टम में इंडिया बहुत आगे हैं। पूरे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में देख लेना, इस टॉपिक में इससे बेहतरीन लॉजिक तुम्हें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे पास गूगल है, तुम्हारे पास यूट्यूब है, तुम्हारे पास दुनिया भर की सर्चिंग वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे, कहीं पे भी तुम लोग सर्च करके देख लेना। इससे आसान और इससे बेहतरीन नहीं मिलने वाले। क्लियर है? तो यूपी के अंदर किस नाम की महिला थी बताओ? कजरी। क्या करती थी? तो एक बार कजरी ने इतनी जोरदार नौटंकी करी कि यूपी वालों ने क्या क्या फेंक के मारे? चप्पल और जूता। चलो फिर अपन बात करते हैं गोवा। गोवा का भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉजिक बना है। देखो गोवा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फेवरेट प्लेस होता है लोगों का जाने के लिए। पता नहीं ऐसा क्या लोग सोच के रखते हैं कि मैं गोवा जाऊंगा, बस एक मन में ऐसा होता है कि गोवा जाना है। यस या नो? तो याद रखना, गोवा तब तक नहीं जाओगे जब तक जेब में तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? पैसा नहीं याद रखना, तुम्हें याद रखना है धन। क्या याद रखना है? शब्द दिख रहा होगा तुम्हें एक, इसीलिए मैंने पैसा नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है? धन। तो गोवा अगर जाना है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? धन। तो धन अगर है तो तुम लोग कहाँ जाओगे? गोवा। तो धनगर को मैंने तोड़ दिया है, धन अगर है तो कहाँ पर जाओगे? गोवा जाने के बाद तुमने वहां पर देखा लैंप नृत्य। क्या देखा? लैंप नृत्य। यस या नो? तो याद रखना, गोवा अगर जाना है तो गोवा जाने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? धन। धन अगर है तो तुम लोग कहाँ जाओगे? गोवा। वहां पर जाकर क्या देखना है तुम्हें? लैंप नृत्य देखना है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोवा है वो मांडवी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? मांडवी नदी के किनारे बसा है। तो मांडवी नदी से हम लोग सबसे पहले रिलेट करेंगे मांडो। कौन सा? यस या नो? फिर अपन बात करते हैं, धन अगर है तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? गोवा जाकर हमने क्या देखा है? लैंप नृत्य। अब याद रखना, सिंगमो और देखनी एक साथ पूछा जाएगा तो मेरे को सिंगमो याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे तो गोवा में जाके क्या देखना है? लैंप नृत्य। और देखना से मैं कौन सा फोक डांस रिलेट कर सकता हूँ? देखनी। तो गोवा जाना है तो जेब में क्या होना चाहिए? धन। तो धन अगर है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? गोवा। गोवा जाकर क्या देखेंगे अपन? लैंप नृत्य। गोवा कौन सी नदी के किनारे बसा है? मांडवी नदी से। और एक तुम लोग सेपरेटली याद कर सकते हो, कौन सा? फुगड़ी। लिख लो गोवा वाले। यूपी वाले लिख लिए थे? लिख लो गोवा। कितने हो गए टोटल?
अरे 21 तो इसमें हुए हैं, तुम्हारे कितने हुए हैं? 18। लिखा क्या गोवा? चलो यूपी वाला आ गया वापस से। चलो फिर बात करते हैं अपन पश्चिम बंगाल की। बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के बारे में आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ मैं। पेन को भी बंद कर दो सबसे पहले तो, और फोकस सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए और मेरी आवाज़ पे होना चाहिए, यस या नो? क्योंकि यही वो बंगाल है जिसने हमारे भारत का नक्शा क्या करा है, चेंज करा है। और अंग्रेज़ों ने भी हमारी जो कमर तोड़ी है वो कहाँ से तोड़ी है? बंगाल से तोड़ी है। तो इस बंगाल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें समझाने का मतलब है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो मेन एग्ज़ाम में तुम्हें एज इट इज़ ऐसे कैसे छपे हुए मिलेंगे। तुम लोग पता नहीं सिलेबस में कब के कब पढ़ोगे। मैं तुम्हें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वो टॉपिक के साथ ही बताते जा रहा हूँ, ताकि आगे आने वाले जितने भी दिनों में तुम्हारे पास कोई भी पेपर हो उनमें से तुम्हें क्वेश्चन 100% मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे भारत की। तो हमारा भारत मैं कुछ इस प्रकार से बना रहा हूँ। इस भारत को कोऑपरेट करने की कोशिश करना तुम लोग। ये अपने पास गुजरात स्टेट होता है। कौन सा स्टेट होता है? गुजरात। जब भी इंडिया के मैप में दो ऐसे एरो के साइन तुम्हें दिख जाए, इट मीन समझ जाना ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। और गुजरात से फिर नीचे की तरफ से जाते हुए भारत में यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ, वेस्ट बंगाल तक। कहाँ तक पहुँच गया हूँ? कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने? अब याद रखना भारत के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं भारत के? दो। एक स्थल भूमि है और एक जलीय भूमि है। एक लैंड लॉक्ड इंडिया है और एक वाटर बाउंड्री वाला इंडिया है। तो याद रखना गुजरात से लेकर और पश्चिम बंगाल के नीचे वाला ये जो भारत है, जिसको अपन दक्षिण भारत भी बोलते हैं, सदर्न इंडिया भी बोलते हैं, ये सारा का सारा तटीय सीमा बनाता है, कोस्टल बाउंड्री बनाता है। यानी भारत में यहाँ पर हमें इस तरफ देखने को मिलता है समुद्र जिसका नाम है अरेबियन सी, और इस तरफ देखने को मिलती है अपने को बंगाल की खाड़ी। तो दोनों तरफ, ये पूर्व में और पश्चिम में दोनों तरफ भारत के नीचे वाले सेक्शन में सदर्न इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है? समुद्र। और समुद्र के पास सीमा लगी हुई है। कहाँ से स्टार्ट होती है वो सीमा? गुजरात से स्टार्ट होती है और कहाँ पर जाकर खत्म होगी? पश्चिम बंगाल। अब देखो, अगर अपन बात करते हैं तो पहले भारत में 3 ऐसे सेंटर बने हुए थे जहाँ से पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता था। जैसे आज कैपिटल एक ही बनी हुई है इंडिया की, कौन सी? दिल्ली। तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं से कंट्रोल होते हैं। तो पहले इंडिया के अंदर कितने पॉलिटिकल सेंटर थे? 3। उन 3 पॉलिटिकल सेंटर में एक बना हुआ था बंगाल, एक बना हुआ था बॉम्बे, कौन सा? और एक बना हुआ था मद्रास, जो आज का चेन्नई आंध्रा वाला कुछ सेक्शन है। तो पहले उस सेक्शन को किस नाम से जाना जाता था? मद्रास। तो बताओ पहले के समय में भारत के अंदर कितने राजनीतिक केंद्र बने हुए थे? 3। अब 3 अलग अलग सेंटर है, तो बताओ भारत में कितने गवर्नर थे? 3। जैसे आज हर एक राज्य का एक ही गवर्नर होता है, पहले पूरे के पूरे भारत के अंदर कितने गवर्नर थे? 3। पूरे के पूरे देश का राष्ट्रपति कितना है अभी के टाइम? 1। उस टाइम कितने गवर्नर हुआ करते थे? 3। एक बंगाल का गवर्नर, एक बॉम्बे का गवर्नर और एक मद्रास का। अब अंग्रेज आए तो व्यापार करने थे हमारे भारत में, लेकिन वो भारत की भावनाओं के साथ खेल गए। उन्होंने व्यापार भी किया, पैसा भी कमाया, भारत के राजाओं से उन्होंने लड़ाई भी करी और उन लड़ाई के अंदर उनकी जीत भी हुई, और वो हर एक भारतीय को लगभग 347 साल तक गुलाम बनाकर रखे। तो बहुत सारी उन्होंने यातनाएं दी है, बहुत सारे कष्ट दिए हमारे भारतीय लोगों को, और अंग्रेजों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति को अपना लिया। तो अंग्रेजों ने देखा कि सबसे पहले तो ये जो 3 की जो तिकड़ी बनी हुई ना भारत में, इसको सबसे पहले ख़त्म करना है। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो बॉम्बे और मद्रास वाला था, यहाँ के 2 गवर्नर थे, इनका तो पद ही हटा दिया। क्या हटा दिया? इनका पद, कि ना तो बॉम्बे का कोई गवर्नर होगा ना मद्रास का गवर्नर होगा। अब यहाँ पर कोई भी गवर्नर का पद ही नहीं होगा। तो मुझे बताओ अब सिर्फ और सिर्फ गवर्नर कहाँ का बचा है? कहाँ का बचा है? बंगाल का। अब फिर मुद्दा ये आता है कि ये जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर बना हुआ था, उन 2 इंसान का क्या करेंगे फिर? तो उसने क्या किया, इन दोनों को किसके अंडर में डाल दिया? बंगाल वाले में। अब मेरे को एक चीज़ बताना, एक
और एक के अंडर में डाल दिया इधर बॉम्बे और इधर मद्रास। क्या मुझे बताओ, अब जो 3 के पास जो पावर थी क्या वो 1 के पास ही हो गई है क्या? तो मुझे बताओ 3 अलग अलग लोगों को हराना ज़्यादा आसान है या एक को हराना आसान है? एक को कैसे भी हरा सकते हैं अपन। अगर अपन बात करते हैं पहले 3 जगह से इंडिया को हराते तब जाके इंडिया पे राज करते। अब इंडिया में अगर बंगाल को जीत लिए तो बताओ पूरे इंडिया पे फतह हो जाएगी क्या? और भारतीय लोगों ने कितनी नासमझ दिखाई है कि कैपिटल सबसे पहले जो बनाई है राजधानी वो भी किसको बना दी? बंगाल के अंदर कोलकाता को बना दी। किसको बना दी भारत ने पहली राजधानी? कोलकाता को। पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया वो भी कहाँ बना दिया? कोलकाता में बना दिया। अब राजनीति का केंद्र पॉलिटिकल सेंटर एक ही हो गया क्या अपने पास? कौन सा? बंगाल। फिर एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1905 के अंदर इस बंगाल का विभाजन कर दिया। क्या कर दिया बंगाल का? अब समझ रहे हो क्या अंग्रेजों की नीति? पहले तो भारत के अंदर 3 से क्या बनाया? 1, और उस 1 के भी अब कितने टुकड़े कर दिए? 2। और वो 2 टुकड़े किसके हुए हैं? हिंदू और मुस्लिम। पहले मुस्लिम है वो किसके साथ थे? भारत के साथ थे। तो जब भी कहीं पर यूनिटी दिखानी रहती थी तो हिंदू मुस्लिम एकता दर्शाते थे वो लोग। अगर चुनाव थे तो चुनाव में भी भारत के अंदर हिंदू भी चुनाव देंगे और मुस्लिम भी वोट देंगे, तब जाकर भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम था, जो चुनाव वाला था, वो मजबूती में आता था। तो अंग्रेजों ने क्या देखा कि अब अगर चुनाव होंगे तो अगर कहीं ना कहीं इस बंगाल को मैं डिवाइड कर दूं, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा राजनीति का केंद्र हो गया था। अब पूरा का पूरा 2 को हटाने के बाद बड़ा लंबा चौड़ा एक ही अपने पास पॉलिटिकल सेंटर बचा है, कौन सा? बंगाल। तो इन अंग्रेजों ने क्या कहा कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस वजह से बंगाल के 2 भाग कर देते हैं, आधा बंगाल इधर और आधा बंगाल इधर। और अंग्रेजों ने मुस्लिमों को ये बोल दिया, पाकिस्तान वालों को, कि तुम लोग क्यों फालतू भारतीयों के साथ हो? तुम्हारी तो खुद की जनसंख्या इतनी है देश में कि तुम लोग अपने लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्र बना सकते हो, तुम लोग अलग से तुम्हारा उम्मीदवार खड़ा होके और उसको इलेक्शन वोट दे सकते हो। अब ये चीज़ है वो मुस्लिम लोगों के दिमाग में भी क्या हो गई? सेट हो गई कि यार बात तो सही है, हमारी जनसंख्या कम थोड़ी है, हमारी खुद की जनसंख्या इतनी है कि हम लोग अलग से क्या बना सकते हैं, हमारे लिए वोटिंग लगा सकते हैं। तो फिर इन्होंने क्या किया, वो जो व्यक्ति था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, कौन था अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड कर्जन। उसने सबसे पहले भारतीयों की कमर कहाँ से तोड़ना चालू किया? बंगाल का विभाजन करके। और बंगाल का विभाजन करके पाकिस्तान वालों से प्रॉमिस कर दिया कि तुम लोग अपना अलग से क्या बना लो? निर्वाचन क्षेत्र। तो मुझे बताओ अंग्रेजों की ये नीति क्या यहीं पर लागू हो रही है? क्या फूट डालो और राज करो, कि हिंदू मुस्लिमों के अंदर अंग्रेजों ने क्या डाल दिया? फूट डाल दिया। और राज कौन कर लिए बढ़िया तरीके से? अंग्रेज। अब अंग्रेज पता है अगर दोनों अगर एक साथ है तो पावर ज़्यादा है, दोनों को अगर अलग अलग करूंगा तो एक एक को ख़त्म करना मेरे लिए क्या हो जाएगा? आसान। फिर 1906 में ही अगले साल इन मुस्लिमों ने अपने लिए अलग से क्या बना दिया? मुस्लिम लीग बना दिया और भारतीय लोगों से क्या होना स्टार्ट कर दिया? अलग। वहीं से शुरुआत हो गई थी पाकिस्तान के बनने की। किसकी शुरुआत हो गई थी? पाकिस्तान। जो आज हम लोग देखते हैं ना, ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, पहले एक ही मुल्क हुआ करता था, एक ही देश हुआ करता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की वजह से दोनों के दोनों देश क्या हो गए? अलग। तो बंगाल विभाजन पूछा जाएगा तुम लोगों से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में। भारत की पहली ऑफिशियल जो कैपिटल थी वो भी कहाँ पर थी? बंगाल के अंदर, कोलकाता। पहला सुप्रीम कोर्ट बना वो भी कहाँ बना? कोलकाता। मुस्लिमों को अलग करने के लिए जो भड़काया गया था वो प्लान भी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ है? बंगाल के अंदर ही लागू हुआ है। इतनी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद में एक अंग्रेज अधिकारी था जो भारतीयों के हित में आया था, और उसको हित में आने के पीछे ये था क्योंकि उस टाइम बंगाल में बहुत ज़्यादा दंगे प्रसाद होना स्टार्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि हिंदू अलग कर रहे थे, मुस्लिम अलग कर रहे थे, और अंग्रेज है वो दोनों को आपस में क्या कर रहे थे? लड़ा रहे थे। यस या नो? और ऐसे गेम खेलकर अंग्रेजों ने हमारे भारत के ऊपर क्या किया है? राज किया है। तो याद रखना, बंगाल है, पहले 3 पॉलिटिकल सेंटर थे, फिर कितना बनाया? 1, और उस 1 के भी फिर कितने टुकड़े कर दिए? 2, और वो 2 टुकड़े कब हुए? 1905 में। फिर 1911 के अंदर एक व्यक्ति आता है, अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज पंचम, और उसकी पत्नी है जिसका नाम है मैडम मेरी। इसने वापस से इस बंगाल विभाजन के फैसले को क्या किया? रद्द। लेकिन तब तक तो पाकिस्तान वालों के लिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग से क्या बन चुका था? निर्वाचन क्षेत्र।
तो फिर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई कि अब जो हमें जो चिंगारी जो लगानी थी वो चिंगारी लग चुकी है भाई, अब वो चिंगारी आग का रूप ले लिए। तो अब फिर किसी भी अंग्रेज अधिकारी को कोई दिक्कत नहीं हुई कि मुस्लिम लीग ने जब अपना अलग होने का दावा पेश कर दिया और अपने अब भारतीय लोगों से अलग हो गए, फिर तो कोई समस्या ही नहीं आई उन्होंने। तो ऐसे करके धीरे धीरे सबसे पहले अंग्रेजों ने किसको टारगेट बनाया, बंगाल को, कि अगर मैं बंगाल को ही टारगेट बना लूँगा तो पूरा का पूरा भारत ही क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल सेंटर है वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, बंगाल से हो रहा था। तो याद रखना, ऐसे ही एक छोटी सी कहानी और है, उस कहानी के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वो कहानी है चाणक्य की। किसकी कहानी है, चाणक्य की। अगर अपन बात करते हैं चाणक्य, जिसका नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, वो एक राजा था, नंद वंश का राजा था, घनानंद, जिसके पिता का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी सेना थी उस समय, और उसके पिता ने आसपास के एरिया को क्या कर रखा था, जीत रखा था। और आसपास के कोई भी राजा है ना, उसके नाम को सुनते ही डरते थे कि इसके साथ तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। उसका पुत्र था घनानंद। उस घनानंद वो बहुत ही घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था और किसी भी व्यक्ति की बेइज्जती कर देता था। वो ये नहीं देखता था कि इसका क्या पद है, क्या पद नहीं है। तो चाणक्य था, वो उसके दरबार में प्रधानमंत्री था। क्या था, प्रधानमंत्री, यानी सबसे उच्च दर्जे वाला व्यक्ति था। तो एक दिन दरबार में सभा लग रखी थी, तो उस घनानंद ने किसकी बेइज्जती कर दी, चाणक्य की बेइज्जती कर दी। और चाणक्य को ये बात अखर गई कि इसने भरी सभा के अंदर मेरी बेइज्जती करी है, और उसने प्रण ले लिया कि जब तक मैं इसको इसके साम्राज्य से उखाड़ के नहीं फेंकूंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। फिर चाणक्य निकल पड़ा और उसको तलाश थी कुछ एक ऐसे व्यक्ति की जिसको वो गुरु ज्ञान दे सके, जिसको वो शिक्षा दे सके, और अपने लिए उसने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया कि कैसे इस घनानंद को हराया जाए। तो रास्ते में जा रहा था, एक 8 साल का बच्चा उसको दिखा, जिसके चेहरे में तेज था, जिसके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर वो तपस्वी वाला, वो योद्धा वाला उसको जो सीन है वो नजर आया। तो उसने उस बच्चे को शिक्षा देना स्टार्ट करी, हर एक तरीके से उसको प्रिपेयर करा, और उस बच्चे का नाम फिर क्या रखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या रखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य ने किसको तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद में फिर चाणक्य ने अटैक करना स्टार्ट किया और चंद्रगुप्त मौर्य को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर दिया। फिर उसने सोचा कि अब चलेंगे अपन कहाँ पर, घनानंद के पास, और उससे क्या लड़ेंगे, युद्ध, क्योंकि जो बेइज्जती जो अपमान हुआ था उसका बदला तो लेना ही लेना था। तो वो दोनों लोग निकल पड़े। अब वो घनानंद थी, उसकी सेना भाई बहुत बड़ी थी, और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी सेना को परास्त कर दिया, और बड़ी मुश्किल से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य भगते 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 किसी जंगल के अंदर घुस गए और अपनी जान बचाई। फिर वो जैसे ही उस जंगल के अंदर थे तो थोड़ी दूर आगे निकले उस जंगल में, तो उस जंगल में एक कुटिया बनी हुई थी, एक झोपड़ी बनी हुई थी, जहाँ पर एक बूढ़ी महिला है, वो अपने बच्चे को चावल बना के खिला रही थी। क्या बना के खिला रही थी, चावल। और वो बच्चा इतना ज़्यादा एक्साइटेड था चावल खाने के लिए कि जैसे ही उस बूढ़ी महिला ने प्लेट में चावल डाले, तो चावल डालते उसने बीचों बीच उस चावल के अंदर हाथ डाल के उठाने की कोशिश करे, तो उस बच्चे का हाथ है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, जल गया, और वो बच्चा रोने लगा। और वो दोनों के दोनों चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उस कुटिया के बाहर खड़े खड़े ये सीन देख रहे थे। तो उस महिला ने ये बोला कि बेटा, अगर तुम लोग जहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्ति है, अगर वहाँ पर अगर हाथ डालोगे तो जल जाओगे, इसीलिए किसी की भी शक्ति को अगर कम करना है तो सबसे पहले किनारों से स्टार्ट करो। कहाँ से, किनारों से। फिर उस बच्चे को समझ में आया कि सबसे पहले मुझे चावल कहाँ से खाना स्टार्ट करना पड़ेगा, किनारों से। किनारों से खाना खाते खाते सेंट्रल वाले जो चावल वो कुछ देर में ठंडे हो जाएंगे, और उसको भी फिर हम लोग बड़ी आसानी से खा सकते हैं। अब इस चावल वाली बात से वो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गई कि अगर घनानंद को हराना है तो पहले उसके आसपास वाले किनारों वाले क्षेत्रों को अपने को जीतना पड़ेगा। सबसे पहले वो उसकी कैपिटल पे जाके अटैक किया था, जहाँ पर उसकी सेना बहुत बड़ी थी, तो वहाँ से चंद्रगुप्त की सेना को भागना पड़ा। तो फिर वो वापस से गए, और वापस से जाकर उसने किनारों किनारों से स्टार्ट किया, और एक टाइम के बाद में इस पूरे के पूरे घनानंद को हरा दिया। तो इस पूरे के पूरे लॉजिक से क्या शिक्षा मिलती है अपने को, कि अगर कोई भी चीज़ अगर तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो उसको द एंड करो, लेकिन उसका प्रोसेस तुम्हें पता होना चाहिए। अब चाणक्य रहता तो घनानंद के दरबार में ही था, अच्छे से प्रिपेयर भी किया, लेकिन एक बार तो कंडीशन ऐसी हो गई थी जहाँ उसको भी भागना पड़ा है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो करो कि कैसे उस प्रोसेस तक पहुँचा जाएगा अपने पास। तो याद रखना, ये छोटी सी कहानी थी किसकी,
इस चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की, और हम लोग बात कर रहे थे किसकी, इस पूरे के पूरे बंगाल की। तो अंग्रेजों ने भी ऐसे ही किया है कि पहले सेंट्रल के 2 टुकड़े करे, 2 टुकड़े करके फिर उन टुकड़ों में से भी धीरे धीरे लोगों को क्या कर दिया, इन्होंने अलग कर दिया। तो ये पूरे के पूरे बंगाल की कहानी थी। यहाँ से 2 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ है? 1905 में। बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। कौन था अंग्रेज अधिकारी? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन का फैसला रद्द कब किया गया, कैंसिल? 1911 के अंदर। कितने पॉलिटिकल सेंटर हुआ करते थे? 3 को एक पॉलिटिकल सेंटर में किस में कन्वर्ट किया गया है? बंगाल वाले में। बंगाल वाले के अंडर में किस किस को रखा गया था? बॉम्बे और मद्रास वालों को। कंप्लीट सब कहानी समझ में आती है इतनी। अब अपन बात करते हैं तो देखो, बंगाल में सिचुएशन शुरू से ही गंभीर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गंभीर, यानी क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है, और ये बनी हुई है कुषाण काल से ही, यानी बहुत पुराना समय। तो हम लोग बंगाल वाले इस पूरे के पूरे फोक डांस को रिलेट करवाऊंगा मैं तुम्हें इस कहानी के थ्रू, कि बंगाल के अंदर शुरू से ही समस्या है वो कैसी बनी हुई है, कौन से काल से? कुषाण काल से। इसीलिए वहाँ के लोग भजन कीर्तन करते हैं। क्या करते हैं वहाँ के लोग? भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन में क्या बजाएंगे? थाली बजाएंगे। क्या बजाएंगे? थाली बजाएंगे। तो याद रखना, बंगाल वालों के लिए शुरू से ही कुषाण काल से ही समस्या कैसी बनी हुई है? गंभीर बनी हुई है। इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं? भजन कीर्तन करते हैं, और भजन कीर्तन के अंदर क्या बजाएंगे? वो थाली बजाएंगे। लिख लो इसको कंप्लीट, फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है बंगाल विभाजन की कहानी भी और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी। क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था? और चाणक्य चोटी रखता था क्या? क्या लॉजिक था? क्योंकि उसने प्रण लिया था कि जब तक मैं इस घनानंद को नहीं हराऊंगा तब तक अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। इसीलिए चाणक्य ने क्या रखना स्टार्ट किया। इसीलिए लोग बोलते हैं कि राम जैसा स्वभाव रखो, चाणक्य जैसी नीति नहीं अपनानी है। बताओ, पंजाब वाले, ये बंगाल वाले लिख लिए क्या कंप्लीट? तो बंगाल में शुरू से ही समस्या कैसी बनी हुई है? गंभीर समस्या से छुटकारा पाने के लिए लोग क्या करते हैं? भजन कीर्तन। और भजन कीर्तन में फिर क्या बजाएंगे? वो थाली बजाएंगे। लिख लिया? चलो, ये थे अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट जहाँ के अपन ने क्या कंसिडर करे हैं? फोक डांस। अब देखो, इन पूरे के पूरे स्टेट में से मैंने तुम्हें 7 सिस्टर्स नहीं लिखवाए हैं। 7 सिस्टर्स बोले तो ईस्टर्न स्टेट। उन ईस्टर्न स्टेट से फोक डांस से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फेस्टिवल और टेम्पल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और असम, इन पूरे के पूरे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया में से तुम लोगों से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कौन से पूछे जाएंगे? फेस्टिवल, और फेस्टिवल के साथ जो तुम्हारे टेम्पल है। तो जब अपन फेस्टिवल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तभी उन फेस्टिवल के अंदर ही जो डांस किया जाता है उसी के साथ साथ मैं तुम लोगों को रिलेट करवाऊंगा कि असम के अंदर कामाख्या टेम्पल है, असम के अंदर बागुरम्बा फेस्टिवल बनाया जाता है, तो उसके साथ ही कौन सा फोक डांस भी पढ़ लेंगे अपन? बागुरम्बा। तो ये कुछ एक लॉजिक ऐसे हैं जो हम लोग फेस्टिवल, टेम्पल और फोक डांस तीनों को क्या पढ़ेंगे अपन? कंबाइंड रूप से पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया वाले सेक्शन में। क्लियर है? तो फिलहाल के लिए एक टॉपिक था अपने पास फोक डांस ऑफ इंडिया। मुझे बताओ, क्या हर एक स्टेट के लॉजिक तुम लोग याद कर सकते हो क्या? वापस से बोल रहा हूँ, अगर लॉजिक भूल रहे हो तो वीडियो चला के वापस देख लेना। वीडियो एक्सेस तो मिलता होगा तुम लोगों को लाइव क्लास का, तो एक बार वापस से रिपीट कर लेना, बार बार रिवाइज करना, और यहाँ से क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली मिलने वाले। कंप्लीट अपने पास। तो अब जाके अपने पास एक कंप्लीट टॉपिक पूरा होता है क्लासिकल डांस और फोक डांस ऑफ इंडिया वाला। क्लियर है?
चलो नेक्स्ट फिर हम लोग अब बजाना सीखेंगे, जहाँ पर हम लोग बात करेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पर हम लोग घराने के बारे में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर गायन की शैलियों के बारे में भी पढ़ेंगे, और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो पूछेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि म्यूज़िक के अंदर कितने सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले किए जाते हैं, तो तुम लोग मुश्किल से 2-3 के नाम बता पाओगे, यस या नो। लेकिन याद रखना, संगीत में सादगी है। क्या बोला है मैंने? संगीत में सादगी है। इस जीवन के अंदर कोई साथ दे या नहीं दे, लेकिन संगीत जरूर साथ देता है। जब भी मन उदास होता है तो तुम लोग फिर क्या सुनने की कोशिश करते हो? संगीत, यस या नो। तो याद रखना, ये जो संगीत है वो ऐसे ही नहीं बना है, ये हर एक व्यक्ति की भावनाओं और कल्पनाओं को कंसिडर करते हुए जो कंपोज़र है, जो लिरिक्स बनाता है, जो लिखता है, वो हर एक चीज़ को मेंशन करते हुए बनाता है। तो याद रखना, नेक्स्ट तुम लोग हेडिंग लिखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। हाँ, नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे अपन, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ 15-20 मिनट का टॉपिक है। 15-20 मिनट का टाइम तुम लोग को देना पड़ेगा, उसके बाद में फिर हम लोग कंप्लीट करते हैं इस वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मुश्किल से 10 से 12 नाम है, छोटे छोटे नाम है, ये वाला टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। आवाज नहीं रहे। तो ओपन ही नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अपन ऐसे ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो तुम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की। तो देखो, किसी भी म्यूज़िक को प्ले करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? इंस्ट्रूमेंटल की।
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर अपन बात करते हैं तो तुमने देखा होगा जो लिरिक्स होती है वो लिरिक्स को बनाने का काम तो करती है जीभ। कौन करती है? जीभ। यानी शब्दों को बनाने का काम कौन करता है? टंग। तभी तो तुम लोग बोलते हो कि जबान संभाल के बात कर मेरे से, ऐसा ही बोलते हैं अपन। बट याद रखना ये जो लिरिक्स जो जनरेट होता है वो जनरेट होता है लैरिंग्स से। कहाँ से? लैरिंग्स। लैरिंग्स जनरली हमारे प्रेजेंट रहते हैं इस थ्रोट के अंदर। जो फेरिंग्स रहती है, ग्रसनी रहती है, उस ग्रसनी के जस्ट नीचे की तरफ छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म के अंदर लैरिंग्स के चारों तरफ छोटे छोटे पार्टिकल फॉर्म है। कणीय रूप में कुछ पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथ अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। तो जैसे ही सांस लेंगे तो बताओ हवा है वो नाक से होते हुए हमारे शरीर के अंदर जाएगी क्या? फर्स्ट जो प्राइमरी रेस्पिरेशन ऑर्गन है वो कौन सा है अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर? नोज। नोज से जैसे हम लोग ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा अंदर जाएगी। हवा नाक से फिर सेकंड नंबर पे जाती है फेरिंग्स पे, और फेरिंग्स के बाद में फिर जाती है कहाँ पर? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के चारों तरफ छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट। जैसे ये हवा जाके उन पार्टिकल्स से टकराती है तो टकराने के बाद पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं? टकराते हैं। और टकराने के बाद में फिर क्या जनरेट होता है? साउंड। क्या जनरेट होता है? साउंड। तुमने देखा होगा एक वो व्यक्ति जो गूंगा होता है, बोल नहीं पाता, वो बोलने की तो कोशिश करता है लेकिन आवाज़ नहीं आती, तो उसके कहीं ना कहीं लैरिंग्स के आसपास जो पार्टिकल्स है वो काम नहीं करते हैं। हम लोग क्लियर तरीके से बोल पाते हैं क्योंकि हमारे आसपास जो लैरिंग्स है वो लैरिंग्स क्या करते हैं? आपस में पार्टिकल्स है वो टकराते हैं, और टकराने के बाद फिर उनकी क्या होती है? आवाज़ आ जाती है। क्लियर है? तो याद रखना ऐसे ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो आवाज़ नहीं करेगा। गिटार बजाए होंगे तुम लोग, जब तक वो जो वायर होते हैं उनको अगर अपन टच नहीं करेंगे, उनको अगर डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो बताओ साउंड आएगा क्या? नहीं आएगा। तो याद रखना साउंड को जनरेट करने के लिए क्या बनाए गए हैं? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आज सिर्फ और सिर्फ दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। पहला अपने पास सितार। कौन सा है? सितार। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अलग अलग आर्टिस्ट है, उन अलग अलग आर्टिस्ट को याद करने का आसान सा तरीका है अपने पास।